मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। पिछली क्लास के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइजेशन पाचन को देखा और जो हमारा फूड स्टफ था, मेन चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है, उस चीज़ को हमने देखा था। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो डाइजेशन, अब एब्जॉर्प्शन। क्या फ़र्क होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में? डाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने उसको फिजिकली और केमिकली तोड़ा। जो भी आपने भोज्य पदार्थ, जब फूड आपने अपनी एलिमेंट्री के आहार नाल के अंदर लिया है, उसको पहले आपने फिजिकली तोड़ा, यानी जैसे दांतों के द्वारा या आपके जो स्टमक के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, संकुचन होता है उसके द्वारा। उसके बाद फिर आपने उस पर हार्मोन और एंजाइम्स डाल के उसे केमिकली तोड़ा। क्योंकि आप तोड़ क्यों रहे? क्योंकि फूड जो होता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी को जो भोजन चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो सिंपल फॉर्म अब उस जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, जैसे आपकी प्रोटीन थी वो कन्वर्ट हो गई अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए हैं। और इनके बाद अब इनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन में स्टार्ट करते हैं। अवशोषण क्या होता है? कहता है डाइजेस्टेड फूड, जितना भी आपका जो पचित भोज्य पदार्थ है जो डाइजेस्ट हो गया है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी कशेरुकीय जीव होते हैं उसमें जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, एंटर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से, टू ब्लड एंड लिम्फ। जो भी आपका वो वाला फूड, वो वाला भोज्य पदार्थ जो पच गया है ना, जिसे आपने ब्रेक कर दिया है फिजिकली और केमिकली, अब वो कहाँ जा रहा है? एलिमेंट्री कैनाल, आपकी आहार नाल से कहाँ चला गया वो? ब्लड, आपके रुधिर और लिम्फ में। ये दोनों लिक्विड होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो वो कहाँ चला गया? आपके जो आपका जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी एलिमेंट्री आहार नाल से अब कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है? आपके ब्लड और लिम्फ के अंदर। कैरी इट द टिश्यू, कहाँ ले जाने के लिए? कैरी, CARRY। अब उसको ले जाया जा रहा है कहाँ पर? हर एक ऊतक तक, टिश्यू तक उसको ले जाया जाएगा। तो डाइजेस्टिव फूड का मतलब क्या हुआ? अब तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या निकली आपकी? एब्जॉर्प्शन का मतलब, अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि डाइजेस्टेड फूड को आप क्या कर रहे हो? पासेज ऑफ फूड, मतलब ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। कि आप अपने डाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ ले जा रहे हो? ब्लड के अंदर ले जा रहे हो। बात क्लियर होगी? तो हमारा मेन मतलब क्या हुआ कि हम अपने जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने कहाँ ट्रांसफ़र कराना है? ब्लड और लिम्फ के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी? तो समझ आ गई ये बात? कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो? जितना जो भी हमारा वर्टिब्रेट्स, मतलब जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ कहाँ अवशोषित कर लिया जाता है? ब्लड और लिम्फ के अंदर। और कहाँ तक ले जाया जाता है? प्रत्येक इशू, बॉडी के जितने भी ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन तक ले जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि हमारा वो स्थान जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो मैंने आप जो डायग्राम देख रहे हो ये है TS ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, ट्रांसफ़र सेक्शन। TS का फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आपकी आंत, जो आपकी आंत है उसका क्या है? ये TS है, ट्रांसफ़र सेक्शन है ना। जैसे आप TS काटते हो ना, ट्रांसफ़र सेक्शन, तो ये आंत की ट्रांसफ़र सेक्शन है। और उसमें ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? विलाई दिखाई दे रही है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो अगर मैं आपको आंत की ट्रांसफर सेक्शन, ये होता है आंत का ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, उसमें अंदर इस तरीके से फोल्ड लगे होते हैं, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको TS काट के दी है। किसकी TS काटी है? इंटेस्टाइन की। मतलब एक इंटेस्टाइन क्या है? एक पाइप है, आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो मैंने वहाँ पे एक कटिंग काट के दी। और आपको पता है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मैंने आपको कल भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा जेजुनम में होगा और जो एब्जॉर्प्शन है वो इलियम वाले पार्ट में होता है। ठीक, तो अब ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, अब हमने यहाँ से इसकी, यहाँ से सेक्शन काटा, तो काटने पर अंदर से ये ऐसा है ना। दो, अब ये जो आप ये जो टोटल डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम कौन सा है? इतने वाले हिस्से का, यहाँ की हमने सेक्शन कटिंग काटी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या उसने कहा कि ये हमारे पास एक विलाई है, जो जो भी फूड पार्टिकल आएगा उसको यहाँ से, जो ये पूरी हमारी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना, कैविटी ऑफ इंटेस्टिनल कंटेनिंग द डाइजेस्टिव फूड। अब ये पूरी आपकी कैनाल है, ये पूरी आपकी कैनाल है, ये जो जो आप देख रहे हो ना, यहाँ फूड, जो डाइजेस्टिव फूड है वो यहाँ पड़ा हुआ है, सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सारा फूड यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे कंटिन्यू है आपकी,
ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे जा रही है, ये गोल पूरा इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। तो हमने एक को काट के दिखाया हुआ आपको। बात क्लियर हो रही है? तो उसमें क्या हुआ, उसने क्या बोला कि यहाँ अब ये पूरी कैविटी हमारी गुहा है, वो कैविटी ऑफ द इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल कंटेनिंग द डाइजेस्टिव फूड। मतलब यहाँ क्या है कि वो गुहा है, जहाँ किसकी गुहा है, इंटेस्टाइन की, जहाँ पर सारा का सारा जो हमारा भोज्य पदार्थ जो डाइजेस्टिव फूड है वो पड़ा हुआ है। अब उसको यहाँ से क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये जो आप देख रहे हो, अब इसमें देखो अलग अलग वेन्स आपको दिख रही है, राइट। तो यहाँ देख लो, ये वाली जो दिख रही है आपको, जिसमें डॉट डॉट छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, इसका नाम है वेन, है ना, शिरा। उसके बाद जिसमें बड़े बड़े थोड़े दाने दाने दिख रहे हैं, इसका नाम है लिम्फ वेसल। उसके नीचे ये आर्टरी, धमनी, और धमनी के नीचे हमारे पास ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है सर्कुलर मसल, उसके नीचे है लॉन्गिट्यूडनल, है ना, सर्कुलर मसल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, पेशियाँ हैं ये। और सबसे नीचे वाली क्या है, विसरल, ये लेयरिंग है। तो उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स होंगे, यानी जो फैट होगी, वो कौन इसको एब्जॉर्ब करेगा, जो लिम्फ वेसल, मतलब आपके जो फैटी एसिड है, मतलब जो लिपिड को तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, उसका अवशोषण कौन करेगा, ये वाली वेन करेगी, ठीक है। उसे इनके अंदर डाल दिया जाएगा, लिम्फ वेसल के अंदर, राइट। उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स हैं यानी प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ जा रही है आपकी, प्रोटीन आपकी, अब देखो ये आपकी क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड होता है, अब आपको पता है शुद्ध जो रक्त है, अब वो शुद्ध रक्त कहाँ को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये इनमें जो मैं आपको जो रेड रेड कर रहा हूँ, इसमें सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये सारा सारा का सारा क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये सारा अंदर ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। फिर आपको पता है जैसे ही ये ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगी सेल, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। तो जो वेन है उसमें क्या अब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड्स। क्लियर होगी बात, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड उनको यहाँ पर, अमीनो एसिड को यहाँ पर डाल दिया जाएगा, फिर वो सारी के सारी हर टिश्यू तक पहुँच जाएंगी। इतनी बात क्लियर होगी, ये डायग्राम समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, की एब्जॉर्प्शन की हमारी जगह कौन सी है, कौन सी जगह पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कहते हैं जो स्टमक है, स्टमक में लिटिल एब्जॉर्प्शन, जो हमारा पेट है, एब्डोमेन है, जो स्टमक है, पेट के अंदर बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा सा अवशोषण होता है। जैसे किस किस का हो सकता है, वाटर, सॉल्ट, एल्कोहल, और कुछ ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन। एक डिस्प्रिन सुनी है आपने, वही वैसी होती है एस्पिरिन। तो वाटर, सॉल्ट और एल्कोहल और कुछ ड्रग्स, दवाइयाँ जो हैं, और जो जिनमें से जो एस्पिरिन है, उसका थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि HCl सिक्रीट होता है और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या बाकियों को क्या करता है, वो तोड़ने का काम करता है। वो एब्जॉर्प्शन बहुत थोड़ी सी होती है, इन्हीं की होती है। उसके बाद उसने कहा एब्जॉर्प्शन अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अवशोषण है वो ज़्यादातर कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस अवेलेबल है, जो वो सतह है वहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर अवशोषण होता है। तो वो कहाँ मिलेगी आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है, नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 6.25 मीटर ये लंबी होती है। बहुत सारे इसमें फोल्ड है, विलाई है और माइक्रोविलाई है। अब देखो इतना जगह होने की वजह से ही वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस बहुत ज़्यादा है, ठीक। और कुछ में ब्लाइंड पाउचेस भी मिलते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिन्हें हम सीका कहते हैं। ब्लाइंड पाउचेस मतलब बहुत सारी जगह बनी होती हैं वर्टिब्रेट के अंदर, उन्हें कहते हैं सीका। बहुत सारे जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें ब्लाइंड पाउचेस भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, इफेक्ट ऑफ द ड्रिंकिंग स्पेशली सो क्विकली ऑन एम्प्टी स्टमक। आपने देखा होगा कि हमें एकदम से प्यास लग पड़ती है, प्यास बहुत, जैसे ज़रा सा काम कर ले तो प्यास बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि पानी का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो स्टमक में बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ द ड्रिंकिंग स्पेशली सो क्विकली ऑन एन एम्प्टी स्टमक। क्लियर होगी। उसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो हम बात कर रहे थे, इसके अलावा स्पायरल वॉल्व और स्क्रॉल वॉल्व प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ स्पायरल फोल्ड कार्टिलेज। जो जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, जो हमारी मछलियाँ होती हैं, वो भी कौन सी वाली, कार्टिलेजिनस,
एक बॉनी फिशेस होती हैं और एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। उन फिशेस की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहाँ पर उनके स्टमक के अंदर स्पायरल वाल्व हमें मिलते हैं, या जिन्हें हम स्क्रॉल वॉल्व भी कहते हैं। उनका काम क्या है, स्पायरल, उनको उनके फोल्ड बने होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो कहता है मूवमेंट ऑफ द विलाई एसिलेटेड बाय द विल्किंस हार्मोन्स। कहता है ये जो मैंने अभी आपको जो ऊपर बना के दिखाया ना, क्या बना के दिखाया, जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो हमारी ये हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या है, विलाई हैं। इन विलाई के ऊपर छोटे छोटे जो हमारे पास विलाई लगी होती हैं, उनका उनको हिलाने का काम कौन कर रहा है, उनके अंदर वाइब्रेशन मूवमेंट कौन लेके आ रहा है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है विल्किन हार्मोन्स। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इन्हीं के नाम, इसका नाम क्या पड़ गया, विल्किन हार्मोन्स। बात क्लियर होगी कि स्टमक में क्या है, बहुत थोड़ा सा अब्जॉर्प्शन होता है, किस किसका हो सकता है, वाटर, सॉल्ट, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स का, ठीक। डाइजेशन सिस्टम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो साइट की बात होगी कि कहाँ पर होता है ना। तो हमने मेनली पता लग गया कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है मेनली वहाँ पर मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस, मतलब वो सरफेस जो उसे इस पचित भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर सके, वो वाला जो सतह है वो वहाँ वहीं प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि क्या क्रियाविधि है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कि हमारे अवशोषण की क्रियाविधि क्या है। तो कहते हैं दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, टू टाइप ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर दो प्रकार की तरीके से हम एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक तो होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बात क्लियर होगी। तो पहले हम बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की। किसकी, पैसिव एब्जॉर्प्शन की। क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, कहता है अगर ये होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसका क्या तरीका है पैसिव एब्जॉर्प्शन का, डाउन टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो किस तरफ को जाएगी, जहाँ पर कम कंसंट्रेशन है। मतलब जिस चीज़ की, माना कि मेरे पास कहने का मतलब है कि जैसे मैं इससे बात करूँ, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चलना। एक दीवार इसमें ये छेद बनाए हुए मैंने, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, ये ज़्यादा है। तो अधिक सांद्रता से कहाँ जाना, कम सांद्रता की तरफ जाना, क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चलना। तो ये क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर होगी बात। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगा, डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहाँ पर सांद्रता कम है उस तरफ जाना, टेक प्लेस बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जैसे कि डिफ्यूज़न होता है, ऑस्मोसिस होता है और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है। ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। डिफ्यूज़न पानी के लिए होता है। अभी देखते हैं आगे। तो पहले प्रोसेस को पढ़ लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होता है। सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होगा, जहाँ पर स्मॉल न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे जो न्यूट्रेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर। मतलब हायर कंसनट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, वो लो कंसनट्रेशन। क्योंकि आपको पता है जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंत है, वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि वो वहाँ से आ रहे हैं, और ब्लड में तो वो है ही नहीं क्योंकि ब्लड में तो वो जाएंगे, तो ब्लड में उनकी कमी है, तो वो हायर कंसनट्रेशन से कहाँ चले जाएंगे, लो कंसनट्रेशन में कैसे जाएंगे, पानी में घुल के चले जाएंगे ब्लड के अंदर। तो डिफ्यूजेज इनटू अक्रॉस दी म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो मेथड है ये से कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, बस घुलना है और घुल के वो सीधे कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर। दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑस्मोसिस। तो देखो जो न्यूट्रिएंट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, लेकिन जो पानी है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। तो ऑस्मोसिस में क्या है, पार्शली स्मॉल इंटेस्टाइन और मोस्ट ज़्यादा जो है, पार्शली स्मॉल इंटेस्टाइन और मोस्टली लार्ज, जो पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो आपकी बड़ी आंत है उसमें ज़्यादा मोस्टली उस वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनी सॉल्यूट रेजिज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। कोई भी सॉल्यूट है, अब आपको विले और विलायक पता है ना। विलियन क्या होता है, जिसमें हम कोई चीज़ घोलते हैं, और जो जिसको घोलते हैं वो होता है विलायक, है ना। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट क्या होता है, जो विलेन बना, आपका सॉल्यूशन बना। तो कहता है कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी आपका विलायक है जिसको आपने घोला हुआ है,
उसकी वजह से जब वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनी सोल्यूट रेजिज दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। किसी भी मतलब कोई भी चीज़ आप बाहर से अंदर लेकर आए हैं, ब्लड के अंदर लेकर आए हैं, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए उतनी ही मात्रा में H2O इक्वलेंट अब्जॉर्ब, उतनी ही मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बात क्लियर हो गई। कहता है कोई भी सॉल्यूट को जब आप ब्लड के अंदर लेकर आते हो तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और उसे मेंटेन करने के लिए हमें उतनी ही मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब करना पड़ता है। तीसरा तरीका है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रक्टोज है एब्जॉर्ब्ड बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोर रैपिड बाय द कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हो रहा है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर वो उसने कहा फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जैसे फ्रक्टोज है, उसको उसका जो डिफ्यूजन है वो फैसिलिटेड है। फैसिलिटेड मतलब उसको खुद दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, और ये बहुत तेज़ होता है, मोर रैपिड। और कैसे होता है, बाय द कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरियर, वाहक का काम करते हैं, जो ले जाने का काम करते हैं उसको। बात क्लियर होगी। तो ये हो गया आपका पैसिव। अब बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। कहता है जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है अकर बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कुछ इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस लगते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसफर और एंडोसाइटोसिस क्या होता है ये, वो कहता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दीज प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहता है ये जो प्रोसेस है, ऊपर वाला आपने पढ़ा वो तो उसमें एनर्जी भी नहीं लग रही, और वो अकॉर्डिंग टू डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है ना। लेकिन ये जो एक्टिव, नाम ही लग गया एक्टिव, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होगा आपका, सक्रिय जिसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसमें क्या होगा कि वो कंसंट्रेशन वाली बात, सांद्रता वाली बात से स्वतंत्र है। मतलब सांद्रता कम हो ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर अंदर वो चीज़ अवेलेबल भी है तब भी वो चीज़ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस। जैसे कि क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे भरे पड़े हैं, ठीक है। अब मैं अगर पूरे मतलब ढकाढक क्लास भरी पड़ी है और मैं छोटा सा दरवाज़ा खोलूंगा, सारे बच्चे बाहर गिरेंगे, है ना, बाहर की तरफ भागेंगे, क्योंकि अंदर भीड़ ज़्यादा है, गर्मी हो गई है, बच्चे बाहर की तरफ भागेंगे। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या है कि अगर बच्चे अंदर फिलअप भी हैं तब भी मैं बाहर से बच्चे को ज़बरदस्ती अंदर भेजना, तो ज़बरदस्ती अंदर भेजने के लिए मुझे क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। तो वो प्रोसेस का क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कि ये जो सांद्रता वाला जो नियम है उससे ये स्वतंत्र है, उस मतलब कोई नियम नहीं लगता ये वाला। मटेरियल मूव डाउन द कंसंट्रेशन एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो मटेरियल की हम मूवमेंट करवाएंगे वो डाउन द कंसंट्रेशन भी हो सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू सांद्रता भी हो सकती है, कि आप सांद्रता के आधार पर भी उनको मूव करा सकते हो, या उसके विपरीत दिशा में भी करवा सकते हो, कि अगर सांद्रता अंदर ज़्यादा भी है तब भी हम भेज सकते हैं। कैसे, बाय द कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ हम कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमारे वाहक की तरह काम करते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। तो ऐसे किसको भेजा जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, गैलेक्टोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके अलावा सोडियम, पोटाशियम, सोडियम या ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जो नाइट्रोजन पंप की तरह काम करता है। इस पंप, इसे कहते हैं सोडियम पंप। ये सोडियम पंप जो है ये हेल्प करता है चीज़ों को अंदर ले जाने में। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है हमारा। ठीक है, इसमें एटीपी की एनर्जी की तरह यूज़ होती है। ये बहुत तेज़ प्रोसेस होता है। जो ऊपर वाला है वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। ये एडवर्सली इफेक्टेड बाय द लो टेम्परेचर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पॉइजन, जैसे कि साइनाइड। कहता है कि एक तो ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, इसमें एक तो आपको क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। ये हाइड्रोलिसिस क्रिया होगी, उस दौरान एटीपी एनर्जी लगेगी आपकी। ये प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। और एडवर्सली इफेक्टेड मतलब इस पर प्रभाव पड़ता है किस किस का, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हुई तब भी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आपने कोई पॉइजन दे दिया सेल को तो उस कोशिका तब भी ये नहीं काम करेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जैसे कि साइनाइड। बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा जैसे कि फैट, जैसे आप लिपिड कहते हो, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो ये इनको क्या किया जाता है, इनको कंबाइन किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है किसके साथ, बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड के साथ, फॉर्म स्मॉल सेफेरिकल वाटर सॉल्युबल। आप क्या किया, वो कहते हैं जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ आपके फैटी एसिड हो गए, मोनोग्लिसराइड हो गए, डाइग्लिसराइड हो गए, इनको डायरेक्टली हम क्रॉस करा सकते, मतलब आपकी आंत से ब्लड के अंदर। तो इन्हें क्रॉस करवाने के लिए, हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इनको क्या करना, पहले जोड़ना पड़ता है। इनके साथ बाइल साल्ट जो बाइल जूस से निकलते हैं और फॉस्फोलिपिड के साथ जोड़ देते हैं, और उनको वो जोड़ने से एक क्या बन जाता है, जैसे साबुन को घोलते हैं ना पानी के अंदर तो बुलबुले बनते हैं, वैसा एक माइसेल्स बन जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, वाटर सोलुबल, ये माइसेल्स बन जाता है
फिर ये एब्जॉर्ब्ड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो ये सारे के सारे इन चीज़ों को अपने अंदर घोल के अंदर ले जाता है। ठीक, तो ये डायग्राम बताया हुआ है। जैसे प्रोटीन है, अब ये ल्यूमन ऑफ द स्मॉल, ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये आपकी ल्यूमन है, ये आपकी मेम्ब्रेन है जिसे क्रॉस करना है, और ये आपका ब्लड है। 3 लेयर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपकी इंटेस्टाइन में पड़ी है, प्रोटीन पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट पड़ा है और बाइल साल्ट्स पड़े हैं। तो ये प्रोटीन को जब अपना क्रॉस कराना है तो पहले आपको उनके ऊपर काम करो कि ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ा गया, अमीनो एसिड में, अमीनो से डायरेक्ट क्रॉस चले गए, किसने ऑब्जर्व कर लिया, जो विलाई है, एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये विलाई है, इनके अंदर ये क्रॉस कर गई, और क्रॉस करके कहाँ गई, ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज है। सेम कार्बोहाइड्रेट उनको तोड़ा गया, मोनोसैकेराइड के अंदर ये डायरेक्ट आ गए। उसके बाद जो बाइल साल्ट है उन्हें पहले इमल्सीफाई किया गया, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया गया माइसेल्स में, माइसेल्स के अंदर क्या है, फैटी एसिड है जो मोनोग्लिसराइड्स हैं। फिर उनको क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्टेड ट्राइग्लिसराइड, उनको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके आगे डायरेक्ट कहाँ पहुँचाया गया, फैटी एसिड की फॉर्म में आपकी जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उसके अंदर। मतलब ये जो आपके हैं अमीनो एसिड और जो मोनोग्लिसराइड है वो तो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, लेकिन जो आपके फैटी एसिड है वो कहाँ जाएंगे, लिम्फ वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर। इतनी बात क्लियर आ गई। अब दूसरा, एक तो हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टेक अप स्मॉल पोर्शन ऑफ द काइल स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इंगल्फ कर लेना। मतलब जैसे कि मेरे पास कोई फूड पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने अमीबा के अंदर देखा, जैसे कोई फूड पड़ा हुआ है और कोई चीज़ आए और उसे इंगल्फ कर ले, ऐसे इस तरीके से अपने अंदर कैप्चर कर ले। नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि वो जो हमारे पास फूड पार्टिकल है वो अंदर आ गया और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। ये होता है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। तो कहता जो हमारी आंत होती है इंटेस्टाइन, उसमें कुछ सेल ऐसी भी होती है, कुछ सेल्स की लाइनिंग ऐसी होती है कि वो स्मॉल पोर्शन ऑफ द काइल, काइल क्या होता है, भोजन जब वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ पर हम भोजन का क्या नाम पड़ जाता है, काइल, काइल के कुछ भाग को वो क्या कर लेता है, एंडोसाइटोसिस कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। तो ये प्रोसेस भी है एंडोसाइटोसिस वाला, राइट। अब आगे हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से रोग भी होते हैं, डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो कहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक कॉमन एलिमेंट ड्यू टू दी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। कहता है हमारे जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है कहाँ, जो हमारी आंत की जो ट्रैक है, जो रास्ता है, जो हमारी इंटेस्टाइन का जो रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है। कैसे, कॉमन एलिमेंट, एक एलिमेंट के थ्रू, क्यों, किसकी वजह से, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जब आपकी आंत के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो एक जलन सी होती है जिसे एलिमेंट कहते हैं। इन्फेक्शन कॉज बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये जो इन्फेक्शन हुआ है वो परजीवियों की वजह से हुआ है जो इंटेस्टाइन में आए हुए हैं, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सारे के सारे। टेप वर्म चपटा कृमि होता है, राउंड गोल कृमि होता है, ये थ्रेड वर्म जो धागा कृमि जिसे कहते हैं, हुक वर्म है ना, और ये पिन वर्म सुअर वाला जो ये कीड़े होते हैं, ये सब आपके पेट में आ जाते हैं और उन्हीं वजह से आपके पेट में दर्द होता है। ठीक, उसके बाद एक रोग होता है जॉन्डिस। ये कैसे होता है, ड्यू टू द डेपोजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। जॉन्डिस कब होता है, जब बाइल पिगमेंट्स की डेपोजिशन हो जाए, वो आ जाए। इससे क्या होता है, लिवर इफेक्टेड, स्किन और आइज़ आपकी पीले रंग में बदल जाती हैं, टर्न येलो, वो येलो कलर में हो जाती हैं। आपकी जो पूरी की पूरी जो स्किन होती है और वो उसका पीला रंग हो जाता है, आइज़ भी पीली पीली हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है वो सारे के सारे आपके उनका डेपोजिशन हो जाता है, आपके वो ब्लड में आ जाते हैं, राइट। दूसरा है वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू दी माउथ। ये वॉमिटिंग कब होती है, जब आपकी फूड को ऐसा आ गया जो आगे ले जाने वाला नहीं है, तो आपका स्टमक क्या करते हैं, सारे मटेरियल को बाहर फेंक देता है थ्रू माउथ, उसे वॉमिटिंग कहते हैं। फिर डायरिया, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फेशियल डिस्चार्ज। तो डायरिया कब होता है, जब जो बाउल मूवमेंट है, मतलब जैसे जैसे फूड आपका आगे चलता है ना आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, वो एक मूवमेंट होता है, वो एक संकुंचन के थ्रू होता है। कि जैसे आपका फूड है, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये फूड है, ये सारा फूड है, ये आगे चल रहा है। आगे कैसे चलेगा, जब यहाँ से दबाव पड़ेगा, ये इसको खिसकाता जाएगा, तो इसे कहते हैं बाउल मूवमेंट, राइट। तो ये जब ये मूवमेंट
एक तो तरीके से हो, और एक कब हो जब उसमें कोई तरीका ना रहे, थोड़ा चल रहा है फिर रुक रहा है भोजन, आगे चल रहा है फिर रुक जा रहा है, या बड़ा ही आगे जा रहा है, जब उसमें कैसी होती है वो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीशियल डिस्चार्ज। तो जो आपका बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो फिर कैसे निकलेगा, लिक्विडिटी, मतलब उसमें ज़्यादा द्रव्यता ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, तो आपको लूज मोशन लग जाते हैं और रिड्यूस दी एब्जॉर्प्शन। और जब जल्दी जल्दी वो आपका जो फूड है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, सही फ्रिक्वेंसी से नहीं चल रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, फटाफट आगे खिसकता जा रहा है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसमें पानी ज़्यादा रह जाएगा और वो फेशियल डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, बार बार लूज मोशन लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनडाइजेशन। तो पहले हमने पढ़ा जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, और अगला है अगला है डी पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, फीसिस रिटेन्ड विद इन द रेक्टम। यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो जो मल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो ज़्यादा समय ले रहा है, रुक रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो रेक्टम में इकट्ठा होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, बाउल मूवमेंट इरेगुलरी। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जो बाउल मूवमेंट्स है, जो आगे खिसकने वाला जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चल रहा है, उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब आपको कब्ज हो जाएगी। उसके बाद है इनडाइजेशन, फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू द इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या है कि फूड नॉट प्रॉपरली, आपकी अंदर भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो रहा, उससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा भरा सा है, आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी। ड्यू टू दी इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो एंजाइम का जो श्रावण होना है, सिक्रीशन हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा आपकी बॉडी के अंदर, उससे क्या होगा, एनएक्साइटी होगी, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ओवर ईटिंग होगा, और ये सब किस वजह से होता है, स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है ना। बात क्लियर होगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट बात, हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टमक या रूमिनेंट स्टमक। रूमिनेंट स्टमक या कंपाउंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो जुगाली करने वाले जो हमारे जंतु होते हैं, जैसे मवेशी जो होते हैं हमारे, है ना, जो गाय भैंस, इनके अंदर, इसमें क्या होता है कि इनके, और ये जो कंपाउंड स्टमक है ये एब्सेंट इन द कैमल और डियर, ये आपको कैमल और डियर में देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे पास चार रूमिनेंट स्टमक, चार चैम्बर होते हैं, एक होता है रूमन, दूसरा रेक्टिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम। तो जो रूमन है उसे हम पाउच भी कहते हैं, रेटिकुलम को हम हनीकॉम कहते हैं, ओमैसम को हम सेलिटेरियम कहते हैं, और ओबासम को हम रूनेट कहते हैं। ये सबसे बड़े आकार का होता है रूमन, सबसे छोटे आकार का होता है रेटिकुलम, ये कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। तो ओमैसम जो है उसे हम कहते हैं सेलिटेरियम, और एबोमासम जो रूनेट है वो उसे कहते हैं हम ट्रू स्टमक। वास्तव में जो पेट है वो रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट मतलब जितने, जैसे आपके जितने भी गाय भैंस घोड़ा इनके अंदर मिलते हैं जो जुगाली करते हैं। और जो तीसरा वाला जो चैम्बर है, तीसरा चैम्बर हमारा कौन सा, ओमासम। ओमासम जो है वो दो जीवों के अंदर नहीं होता, कैमल और डियर के अंदर एब्सेंट रहेगा, बाकी सारे प्रेजेंट होंगे। तो ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जुगाली में होता क्या है, जितने भी जुगाली करने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले फूड को खाएंगे, सीधा अंदर निगल लेते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं फर्स्ट वाले चैम्बर में। उसके बाद वापस जब वो शांत, जब वो सारा खाना खा लेते हैं, उसकी जगह वो एक जगह बैठ जाएंगे रेस्ट करके, और वापस खाने को लेकर आएंगे माउथ में, फिर इसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, वापस सलाइवा, उसमें सलाइवा वगैरह लगाएंगे और वापस उसे अंदर ले जाएंगे, फिर वो 2 3 4 चैम्बर में होता हुआ फिर आगे वाले प्रोसेस के लिए चला जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी फर्स्ट यूनिट की हाफ जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।